जब ये परसेप्शन क्रिएट होता है कि नहीं संविधान खतरे में है या दलितों का रिजर्वेशन खतरे में है, तब क्या श्योरिटी देते हैं? ये केवल थी तो जब आप भाजपा में थे, सरकार में थे, आप तो पावरफुल थे। आप तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत पावरफुल थे, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। आप सरकार का जो चुनाव है वो भाजपा के एक्सप्रेस वे वर्सेज, जो उन्होंने गंगा एक्सप्रेस पे बहुत से एक्सप्रेस वे के नाम गिनाए, वर्सेज सपा के दंगाई एक्सप्रेस के बीच में होने वाला है। जो सड़कें यहाँ नहीं बनी थी उन सड़कों को मैंने पनकीम बनवाने का काम किया। मसवानपुर की सड़क जिसको 15 वर्षों से लोग झेल रहे थे कि वो सड़क जिसको लोग कहते थे बन ही नहीं सकती। आप जनप्रिय हैं, हम देखते रहते हैं, आप ही की विधानसभा में भी आते हैं, बगल में भी ऑफिस भी है हमारे चैनल का। लेकिन टिकट जब मिल रही थी या दावेदारों की सूची गई थी तो उसमें आपके विरुद्ध में भी कई लोग गए थे। समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को आरोग्य मेडिकल सेंटर व आलोक राठौर की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। मेरी तरफ से सभी प्रदेशवासियों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। 24 जनवरी 1950 को प्रदेश को उत्तर प्रदेश नाम मिला था। यह नाम 1950 में मिल गया था, लेकिन 2018 में आज ही के दिन को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में बहुत ही अच्छे से मनाने का जो निर्णय लिया गया था 2017 में आई योगी सरकार ने लिया था। इससे पहले 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता था। आज उसी योगी सरकार में विधायक रहे, उसी भाजपा सरकार से विधायक रहे माननीय विधायक सुरेंद्र मैथानी जी आज हमारे साथ हैं। विधायक जी, स्वागत है सर आपका। मैं आपके कबीर न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि कबीर न्यूज़ के द्वारा समाज के उस शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के बीच में अगर किसी समस्या का छूटना किसी सामाजिक व्यक्ति से या जनप्रतिनिधि से हो जाता है तो उसको संज्ञान में ला करके अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। मैं पूरी टीम को, पूरे कबीर न्यूज़ के परिवार को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, चुनावी आगाज हो चुका है, आपके बीच टिकट फाइनल हो चुकी है, लोग जनसंपर्क भी कर रहे हैं आपके पार्टी के लोग, आप देख रहे होंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी भी गए थे, सुरेश पासी जी भी गए थे, बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। आपके साथ कहीं ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए कोई विरोध नहीं। तो राजनीतिक दल जो कांग्रेस के होंगे, बसपा के होंगे या सपा के होंगे, ये कहीं ना कहीं विरोध तो करेंगे, ये उनका नैतिक कर्तव्य भी है। पर मेरा मानना है कि मेरा नैतिक कर्तव्य ये है कि मैंने अपने विधायक रहते जो लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया उसका मैं कितना प्रतिफल दे पाया, मुझे इसका अपना आत्मज्ञान भी है और मेरा अपना अंदर मंथन भी है। क्योंकि मुझे लगता है कि चूँकि 2.25 वर्ष पूर्व ही मैं विधायक बना और जैसे ही विधायक बनाया लोगों ने मुझे सर मुड़ाते ही ओले पड़े। पहली बार जीवन में विधायक बना, मैं संगठन का कार्यकर्ता था, अध्यक्ष था पार्टी का, मैं 8 वर्ष तक 3 बार अध्यक्ष रहा और जैसे ही लोगों ने मुझे विधायक बनाया सर मुड़ाते हुए ओले पड़े। ये प्राकृतिक था, पूरे विश्व समुदाय पर पड़े, मेरे ऊपर नहीं पड़े। और 1.5 वर्ष कोरोना की दोनों लहरों में बर्बाद हो गया, कोरोना की भेंट चढ़ गया। जो डेवलपमेंट का पैसा होता है वो भी लैप्स हो गया। मैं मात्र 10 महीने का संवैधानिक व्यवस्था में विधायक हूँ। 10 महीने का मतलब संवैधानिक व्यवस्था में तो पूरा हूँ, लेकिन 10 महीने का काम करने का मुझे मात्र अवसर मिला है। 10 महीने का विधायक मतलब एक बच्चा भी कह सकते हैं आप कि 10 महीने के बच्चे से कितनी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा, चूँकि मैं संगठन का कार्यकर्ता था, मेरा विज़न था, मेरे पास अपना विज़न है, मेरी काम करने की क्षमता है, मेरी वर्किंग एक कार्य पद्धति है कि मैं कैसे मुझे काम करना है। चूँकि ज़मीन पर रह करके, अभाव में रह करके मैंने पार्टी को तत्कालीन विपरीत परिस्थिति में कानपुर में लीड कराया, तो मुझे सारी तकनीक जानकारियाँ थीं। उसके आधार पर 225 करोड़ रुपए का काम 10 महीने में कराना सामान्य बात नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की कृपा से और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की कृपा से ये काम कराने में मैं सफलता प्राप्त की। आज मेरे जितने वरिष्ठ मंत्रीगण हैं, माननीय केशव जी हों, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हों, पूरे मंत्रीगण हमारे, चाहे केंद्र के मंत्री हों, चूँकि मैं तब अध्यक्ष था जब पार्टी ने 2012 के बाद 13 में माननीय प्रधानमंत्री जी को घोषित किया था और माननीय हमारे एक बदली हुई भाजपा का कालखंड प्रारंभ हुआ था। उस समय मैं यहाँ महानगर में अध्यक्ष था। तो सारे मंत्रीगण हो या हमारी पूरी सरकार हो, मेरे लिए सब बातचीत और उपलब्धता मेरे लिए बहुत सामान्य रहती है और मुझे गर्व है कि मैं कोई भी समस्या जनता की लेकर के जाता हूँ तो तुरंत उस पर निराकरण होता है। ऐसी 25-25 वर्षों से जो सड़कें यहाँ नहीं बनी थी उन सड़कों को
मैंने पनकी में बनवाने का काम किया। मसवानपुर की सड़क जिसको 15 वर्षों से लोग झेल रहे थे कि वो सड़क जिसको लोग कहते थे बन ही नहीं सकती, मैंने जब उसको बनवाने का बीड़ा उठाया तो लोगों ने मुझे बड़ा अपमानित भी किया, कहा ये तो अभी नया नया विधायक है, उछलेगा बैठ जाएगा। उनको नहीं पता था कि मैं संगठन का गूढ़ कार्यकर्ता हूँ। मैं सदन के अंदर भी एक अध्यक्षी के नाते जो अनुभव आया था उस विधायकी में उसको कन्वर्ट करते हुए सेवा के भाव के आधार पर लड़ना भी जानता हूं, अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करना भी जानता हूं। इसलिए मैंने याचिका भी लगा करके और माननीय मुख्यमंत्री जी का अंतिम हस्तक्षेप करा करके और योगी जी की कृपा से उस 15 वर्षों से सड़क पड़ी हुई किसी ने ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस के लोग, सपा के लोग साथ साथ चुनाव तो लड़े लेकिन जनता को नर्क भोगने के लिए मजबूर कर दिया, किसी ने उसकी सुध नहीं ली। और मैंने उस सड़क को माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 विभागों के बीच फंसे हुए पेंच को निकाला। 1.25 साल का मुझे समय ज़रूर लग गया, लेकिन ऐतिहासिक रूप से उस सड़क को निर्माण करा रहा हूँ जिसमें चूँकि पोली थी मेरी विधानसभा क्षेत्र में, ये कूड़ा था, सड़क थी ही नहीं, तो वो बैठी हुई सड़क, पोली सड़क, नमक फैक्ट्री कारण भी वो ज़मीन नीचे पोली थी। मैंने 25 इंच नीचे खुदवा के गिट्टियाँ डलवा करके उसका ट्रीटमेंट करा के, और आप देख रहे होंगे कि मशीनों से जिस पे हाईवे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो हाईवे जिस तकनीक से बनाया था, जिस तकनीक से आज गडकरी जी हाईवे बना रहे हैं, उस मशीन की तकनीक से हाईवे की सड़क अपनी विधानसभा क्षेत्र में बना रहा हूँ। ये कम बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा उत्साह और मुझे नेताओं का आशीर्वाद, मेरी सरकार का आशीर्वाद, मुझे कोई काम असफल नहीं देता जिसके आधार पर मामा तालाब जो सन 63 से आवास विकास के तत्कालीन अधिकारियों ने तत्कालीन सरकार के कहने पर भूमाफियाओं के साथ संगठित होकर के उसको बेचने का प्रयास किया। मैंने उन कागज़ों को लीगल वे में दिल्ली के एनजीटी कोर्ट में जाकर के अपने भूपेंद्र यादव जी माननीय मंत्री जी से संपर्क करके उनको प्रतिवेदन दे करके और कई फोरम पे उसको उठा करके उसमें भी फिर मैंने योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप कराया और आज वो कागजी तौर पर पूरा जनता को समर्पित है। यानी आवास विकास के जबड़े से खींचकर जनता के लिए उस तालाब को लाया हूँ, उसका शिलान्यास भी कर दिया। आचार संहिता के कारण से अभी रुका है, लेकिन ये तालाब आसपास के 16-17 जिलों को एक शहर में मामा तालाब जिसमें कभी नाव चला करती थी, पुनः उसमें नाव चलवाऊंगा। इस बात को मैं जो कहता हूँ करता हूँ, मैं जब चलवा के दिखाऊंगा तो लोगों को लगेगा कि 16-17 जिलों के लोग इससे लाभान्वित होंगे और लोगों को भूगर्भ जल जो प्रदूषित होता है उससे भी मुक्ति मिलेगी और जो वाटर लेवल लोगों को मेंटेन होगा। 50,000 लोग कम से कम वाटर लेवल की समस्या से फ्री होंगे। और वहाँ पर एक टापू है जिसमें जाने के लिए बहुत सुंदर उसकी डिज़ाइन कराई है, जैसे ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला की सीढ़ियाँ हैं, उस तरह की सीढ़ियों से मैं एक साइड से और टापू तक पहुँचाऊँगा। एक बहुत ही सुंदर दृश्य शहरी क्षेत्र में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार की योजना मैंने यहाँ तक भी, जब मैं विधायक बना तो यहाँ पर मैंने पुलों में मैंने सोचा कि पहले कौन से काम है जो रुके हुए मैं उनको करूँ, तो वहाँ उसमें मैंने 5 पुल जो निर्माणाधीन, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, किसी में ठूंठ जैसा एक पिलर खड़ा है, किसी में जरा सी स्लेब पड़ी है, उन सब को मैंने पूर्ण कराया, जनता के योग्य बनवाया। और 2 नए पुल आप पनकी में जाकर के देखिए, क्रॉसिंग के ऊपर मैं एक हाईवे से दूसरे हाईवे को जोड़कर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको मैं अपनी गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र में तेज़ करना चाहता हूँ, जिससे रोजगार के साधन खुलते हैं और आवागमन अगर ज़्यादा होता है तो हमारे गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र की वैल्यू भी बढ़ती है। उसी क्रम में आप देखेंगे कि मैंने एक नहर जो डबल पुलिया से लेकर के लोहारन भट्टा तक जा रही है, हार्ट के पेशेंटों के पास, मरीज के पास समय कम होता है। अगर वो अस्पताल तक, कार्डियोलॉजी तक पहुंच जाए तो कार्डियोलॉजी उत्तर प्रदेश का इतना बढ़िया कानपुर में संस्थान है हमारा सरकारी, जो 16-17 जिलों के गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, जो पेशेंट हैं उनके लिए जीवन दायिनी का काम करता है। पेशेंट अगर अस्पताल तक पहुँच गया तो उस कार्डियोलॉजी के अस्पताल का रिकॉर्ड है कि 95% से भी अधिक लोग बचकर आ जाते हैं। लेकिन जाम की भीषण विभत्सा को जो कानपुर जिसके लिए बदनाम है, मैं उसको सुगम बनाना चाहता हूँ अपनी विधानसभा क्षेत्र से और प्रेरणा का स्रोत बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने उस नहर की पाइप के ऊपर दोनों तरफ सड़क को चलाते हुए उसको हाईवे के जो हैलट से लेकर के और रामा देवी तक हाईवे जा रहा है, ओवरब्रिज जा रहा है, उसमें ओवरब्रिज में जोड़ करके कार्डियोलॉजी, यानी किसी पेशेंट को अगर कार्डियोलॉजी में अपनी जान को बचाने के लिए जाना है तो सबसे सुगम मार्ग उसको ये मिलेगा। क्योंकि इस समस्या से 92 में मैं झेला था, मेरे पिता को हार्ट अटैक हुआ था और रावतपुर की क्रॉसिंग में मैं और मेरी माताजी अपने पिता को लेकर के क्रॉसिंग में आधा घंटे तक फंसे रहे थे। वो तो ईश्वरी कृपा थी कि हॉस्पिटल पहुंच गए और उनकी जान बच गई थी। तो उस संकट को मैं जानता हूं, इसलिए मैंने पूरे शहर के लोग हमारे इस मार्ग का उपयोग करके अपनी जान को बचाएंगे, ऐसा मैंने भी काम करने का प्रयास किया। जी विधायक जी, आपने बताया कि रोड आपने बनवाए और स्वास्थ्य के लिए भी आपने बहुत अच्छी योजना देखी कि वो नाले के बगल के जो रोड बनवा रहे हैं आप, क्योंकि
विधानसभा हो या कानपुर के कोई भी लोग हों कार्डियोलॉजी तक आराम से पहुंच सके। आपने कोरोना काल भी देखा, उस कोरोना काल में आपने मजदूरों को वापस आते हुए भी देखा। तो गोविंद नगर विधानसभा में ऐसा कुछ रोजगार के लिए स्थापित किया जा रहा है जिससे हमारे विधानसभा के लोग बाहर ना जा सकें, यहीं पे रोजगार मिल सकें, यहीं कुछ कर सकें। देखिए, कोरोना कालखंड में मैंने बड़ी सेवा की। मैंने बताया कि जैसे मैं 2.25 वर्ष पूर्व बना और 10 महीने केवल विधायक हूँ, 1.5 वर्ष का वो कालखंड मैंने लोगों की सेवा में बिताया और उसी कारण से मैं ग्रसित भी हो गया। मैंने लोगों को 13 मोदी योगी रसोई अपनी विधानसभा क्षेत्र को बांटकर लोगों को भोजन देने का काम किया। समाज के उन लोगों को जोड़ा, चूँकि मैं बहुत लंबे समय से समाज जीवन में हूँ, तो उन समाज के लोगों को मैंने जोड़ा। जो बहनें हमारी माताएँ अपने घर में अपने लिए भोजन नहीं बनाती हैं, वो भी समाज के लिए निकल करके और बेल रही थी पूड़ियाँ और लोग हम लोगों को भोजन के पैकेट दे रही थी। और मैंने स्वयं भी 13 मोदी योगी रसोई चला करके लोगों को भोजन देने का काम किया। योगी जी का बहुत स्पष्ट निर्देश था, हम सब लोगों को सख्त निर्देश था कि एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरना चाहिए। और मुझे खुशी है कि परिस्थितियाँ भले ही कठिन रहीं, लेकिन भूख से मेरी विधानसभा क्षेत्र में कोई नहीं मरा। राशन के कार्ड बन रहे थे, लोगों की सेवा करते हुए मैं राशन के कार्ड को बनाने का बड़ा अभियान मैंने चलाया और बहुत राशन कार्ड बनवाए। इतने रिकॉर्ड राशन कार्ड यहाँ पर बनवाए हैं कि आप सारे विधानसभा क्षेत्रों से सर्वाधिक राशन मेरी विधानसभा क्षेत्र में बढ़ता है। ऐसा मैंने उस पीरियड में भी ट्राई करके लोगों के लिए मदद की। मैंने 24-24 घंटे कंट्रोल रूम चला के पूरी रात जगा हूँ। 18 डेड बॉडी मैं तेलंगाना से लाया हूँ, जो बाहर से लोगों की यहाँ बॉडी नहीं आ पा रही थी, डेथ हो गई थी कोरोना से। मैं तेलंगाना से, रांची से, झारखंड से, बिहार से, राजस्थान से, हरियाणा से, ऐसी जगहों से लोगों को मैंने बॉडी यहाँ पर डेड बॉडी ला करके भी यहाँ लोगों को सौंपी है। लोगों के अगर पास को कहीं जाने के लिए किसी के दुख सुख में उनको जाना होता था, अपने लेटर पैड पर उनकी गारंटी लेता था मैं कि ये मेरे परिवार के लोग हैं, और विधायक के नाते मैंने अपने गले में फंसा करके संवैधानिक रूप से उनकी जिम्मेदारी लेकर उनको भेजने का भी काम किया। इतना ही नहीं, कोचिंग के नौजवान लड़के लड़कियां जो यहाँ पर उनको लग रहा था हम कोरोना में फंस गए, लॉकडाउन हो गया था, मैंने रोडवेज की बसों को लगवा करके योगी जी की कृपा से और यहाँ से 1200 बच्चों को जो यहाँ फंस गए थे उनके गंतव्य को भी पहुँचाया। और एक घड़ी तो ऐसी आई कि जब एक गरीब व्यक्ति, बहुत गरीब व्यक्ति, जो एक स्वयं था, उसकी पत्नी थी, उनके एक बेटा और एक बेटी, तो उनके एक कमरे में रह रहे थे। उसके पिता को कोरोना हो गया था और उसकी बेटी और उसकी पत्नी इसलिए ग्रसित हो गए थे क्योंकि उनके पास बाहर फुटपाथ पे कोई लेडीज़ सो नहीं सकती, फुटपाथ पे नहीं सो सकती, कमरा एक ही है, करें क्या। तो उसके कारण वो भी ग्रसित हुए। उनके पिता की तो देहांत हो गया, बाकी को मैंने बचा लाया मैं। लेकिन उसके बाद मैंने अपना मकान, जो मेरा 113 बेड हैं उसमें 35 कमरों का मकान, अपने 16 लोग हमारे जो हमारे परिवारीजन रहते थे उनको खाली करा दिया और जिलाधिकारी को लिखित रूप से सौंप दिया कि मैंने कहा ये मकान ऐसे ज़रूरतमंदों को आप दे दीजिए जब तक कोरोना है, एक भी पैसा मुझे नहीं चाहिए, ना बिजली का ना पानी का, सारी सुविधाएं उनको समर्पित हैं कि जो लोग केवल रहने के कारण में, जगह ना होने के कारण से अगर सफ़र कर रहे हो, कोरोना हो रहा हो, ऐसे लोगों को आप आइसोलेशन के लिए या जो भी व्यवस्था के लिए आप चाहें इसको ले सकते हैं, मैंने वो दे दिया। और ये सेवा करते हुए मैं भी कहीं ना कहीं ग्रसित हुआ और 3.5 माह अस्पताल में रहा। 2 महीने आवाज़ चली गई, 2 महीने खून के छींटे आते थे मुंह से, आगे तौलिया लगता था और शाम तक तौलिया बदलने की नौबत आती थी। कई बार लगता था कि शायद वापसी नहीं होगी। लेकिन मुझे आज इस बात को सोच करके गर्व होता है कि मैंने 1442 ऐसे लोगों की जान को बचाया ईश्वर ने, लेकिन जिनको अपने इलाज के लिए गंभीर बीमारी में, कहीं किडनी का बीमारी, कहीं कैंसर की बीमारी, कहीं लीवर की बीमारी, एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ ये बीमारी, ऐसे मैंने 1442 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी से 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख, किसी को 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ये रुपए दिला करके उनकी जान को बचाने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। क्योंकि नर्सिंग होम में पैसे के बगैर इलाज मुश्किल होता है और पेशेंट के पास समय कम होता है। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से पहले ही कहा था, जब मैंने शपथ ली थी विधायक की और जब संविधान को पढ़ा था, अपने अधिकार को पढ़ा था, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से सवेरे जब मैं मिला तो मैंने एक शब्द कहा था, शायद वो प्रसन्न हुए इस बात से। मैंने कहा, महाराज जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक सड़क, एक नाली आप बाद में दे दीजिएगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के लिए, किसी ज़रूरतमंद के लिए अगर मैं पैसे की हेल्प लिखूं कि मेडिकल की हेल्प, तो वो पैसा अविलंब जारी होना चाहिए। मुझे खुशी है कि 9 करोड़ से भी ज़्यादा मैं लोगों को, जिनमें 1442 लोग शामिल हैं, ऐसों की जान को बचाने में सफलता प्राप्त की। इससे वोट नहीं मिलता, लेकिन वो जो मुझे मिला, जो मुझे दूसरा जीवन प्राप्त हुआ, वो वोट से बढ़कर था। जब मैं जिंदा हूँ तब तो वोट लूँगा, अगर मेरी जान ही चली जाती तो वोट का मैं मांगने के लिए किसके पास जाता।
समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को आरोग्य मेडिकल सेंटर व आलोक राठौर की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने रोजगार पे पूछा था कि रोजगार के लिए क्या ऐसा कुछ कर रहे हैं? रोजगार के लिए मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में मैंने रोजगार मेला के माध्यम से, मैंने रोजगार में ITI के पास सर्टिफिकेट जो लोग प्राप्त कर लेते हैं और उस सर्टिफिकेट के लेकर के घूमते अपने ट्रेड से नौकरी नहीं पाते हैं और केवल फैक्ट्रियों में अन्य उसमें काम करते हैं सुपरवाइज़र के रूप में, भिन्न रूप में 5,000 6,000 पा रहे हैं। ऐसे ITI पास 3,023 लड़कों को, जिसमें से मेरी विधानसभा क्षेत्र के 570-72 लड़के होंगे जिनको मैंने ITI पास सर्टिफाइड जो थे उनकी ट्रेड के अकॉर्डिंग 14,000 से लेकर 25,000 तक की नौकरी दिलवाई है। रोजगार मेला से मेरी विधानसभा क्षेत्र में मैंने 2,500 से ज़्यादा लोगों को नौकरी दिलाई है, जिनके आंकड़े हैं, मतलब मैं ये केवल ऐसे नहीं बोल रहा। और 1,353 नौजवानों को मैंने विभिन्न संस्थानों में उनकी योग्यता अनुसार, कोई बिना पढ़ा तो लेबर में, कोई पढ़ा लिखा तो सुपरवाइज़र में, कोई और पढ़ा लिखा, 40,000 रुपये तक भी लोगों को सैलरी मिली, किसी को 7,000 रुपये तो किसी को 12,000, जैसी जिसकी योग्यता थी। ऐसे 1,353 लड़कों को मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र के नौकरी दिलाने का काम किया, किसी फैक्ट्री में, कई संस्थानों में, जिनके नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर मेरे पास आज अंकित है, जिनको नौकरी दिलाया। रोजगार की दिशा में काम किया और मैंने लक्ष्य लिया है कि कोई मुझको लक्ष्य देता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे विधायक रहने के कारण सड़क, नाली, खड़ंजा, मार्ग, प्रकाश, पार्क ये सब बनाना अति आवश्यक है। सीवर लाइन, पेयजल अति आवश्यक है, लेकिन ये भी आवश्यक है कि एक परिवार में रोटी जाए। मैंने योजना बनाई है, अभी मैंने कोई घोषणा पत्र नहीं जारी किया है और न मैं करने वाला हूँ। मैं करने वाला कोई घोषणा पत्र जारी भी नहीं करने वाला। मैं जो मेरे मन में जो है वो ये है कि कुछ विधायक होने के नाते कुछ आपको रचनात्मक काम भी करने चाहिए। जैसे निःशुल्क शव वाहन दिया, बहुत आज उसकी उपयोगिता है। भगवान ना करे किसी को ज़रूरत पड़े, लेकिन जो आया उसने जाना है। बहुत गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क शव वाहन दिया है और पेयजल के लिए स्टील के टैंकर दिए हैं। उसके अलावा मेरा मानना है कि रोज़गार के लिए मेरे जैसा व्यक्ति बहुत आसानी से कुछ कर सकता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में सौभाग्यशाली हूँ कि लगभग 2,500 से 2,800 ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं, छोटी बड़ी उद्योग हैं जो मेरी विधानसभा क्षेत्र में हैं। मैं उनके साथ चुनाव के बाद बैठक करूंगा, मीटिंग करूंगा। ये मुझसे ना कोई वादा ले रहा, ना मैं किसी से वादा कर रहा हूँ। ये मेरे मन का भाव है, स्वयं लिया हुआ संकल्प है कि मैं उन सब लोगों के लिए मैं बैठूंगा और उनसे एक तय करूंगा कि आपकी किसी भी समस्या का निराकरण मैं करूंगा। एक कप चाय का आपका गुनाहगार नहीं रहूँगा, लेकिन मेरे लड़कों को, जो बेरोजगार लड़के हैं, उनकी योग्यता के अनुसार, मैं नहीं कहता कि आप अगर उसकी योग्यता 10,000 है तो आप उसको 20,000 दे दीजिए, ये नहीं कहता। जो उसकी योग्यता है उसके अनुसार एक एक फैक्ट्री में 5-5 लड़के, छोटे संस्थानों में 2-2 3-3 लड़के, 10,000 लड़कों का लक्ष्य लेकर के मैं आगे ये विधानसभा क्षेत्र शुरू करूँगा। विधायक जी, आप जनप्रिय हैं, हम देखते रहते हैं, आप ही की विधानसभा में भी आते हैं, बगल में भी ऑफिस भी है हमारे चैनल का। लेकिन टिकट जब मिल रही थी या दावेदारों की सूची गई थी तो उसमें आपके विरुद्ध में भी कई लोग गए थे। इसका मतलब ये है, और एक जब मैं उधर से आ रहा था तो एक बोर्ड मुझे लगा हुआ दिखता है, उसके नीचे भी आप ही की पार्टी के लिखे रहते हैं। काफ़ी विरोध, क्या कर रहे हैं वो, या कुछ हुआ है? पिछली बार भी हुआ था, आप इससे नकार नहीं सकते विधायक जी, नकार नहीं सकते। लेकिन ये जो इस तरह की जो बातें आ रही हैं, ये जिसको कहते हैं ना भीतरघात या अंदरूनी मन से जो मनसा नहीं है किसी और की, तो इससे कैसे निपटेंगे आप? पहली बात तो ये कि कहीं थोड़ा सा, या तो मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं जब पहली बार टिकट मैंने आग्रह किया था और पार्टी ने आई थी, तब बहुत आई थी, इतनी आई थी कि मुझे कहने में संकोच नहीं कि काफ़ी, क्योंकि लोग मेरी कार्यशैली के बारे में जानते नहीं थे, मेरे आचरण व्यवहार के बारे में मेरा संगठन तो जानता था, जनता नहीं जानती थी। मैं कैसे काम करूंगा लोगों को नहीं पता था। मैं 24 घंटे अवेलेबल रह सकता हूं ये नहीं पता था। मैं इजी अवेलेबल हूं नहीं पता था। मैं अपने ड्राइवर से कहता हूं कि सड़क बदल बदल करके चलो, मेरा कम से कम 100 चक्कर विधानसभा का लग गया है। ड्राइवर से कहता हूँ सड़क बदल के चलो, लोग ऐसा ना सोचें इनके पास कोई काम नहीं, दिन भर क्षेत्र में घूम रहे हैं। मैं इस प्रकार की कार्य पद्धति का व्यक्ति हूँ, क्योंकि संगठन का व्यक्ति। उस समय तो जो आए काफ़ी टिकट मांगने वाले भी थे, सबको अधिकार है, ये कोई कठिनाई नहीं आई, सबको अधिकार है टिकट मांगने का। लेकिन इस बार आप संगठन से पूछ करके देखिए, एक भी आवेदन भारतीय जनता पार्टी का गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ। और मैं टिकट के लिए प्रणाम, एक बार नमस्ते आशीर्वाद लेने तो गया, लेकिन उसके बाद ना मैं लखनऊ गया, ना मैं दिल्ली गया, भी नहीं। और एक आवेदक नहीं। आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से पूछ लीजिए, आप संगठन से पूछ लीजिए, एक भी आवेदक नहीं है। और जनता मेरा चुनाव हाथ पे लेकर खड़ी हो गई है। मेरे साथ
नाई, मोची, हलवाई, कुम्हार, ऑटो वाले, रिक्शे वाले, पान की दुकान वाले, व्यापारी और आम जनता मेरा चुनाव अपने हाथ पे लेकर लड़ रही है। मैं तो जहाँ जाता हूँ, चूँकि इतनी बार जा चुका हूँ, तो लोगों को समस्याएं निश्चित है। देखिए, मैं उससे भी पीछे नहीं हटता, क्योंकि 10 महीने का बच्चा हूँ, विधायक हूँ। एक 10 महीने के बच्चे से आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं? 225 करोड़ की काम की तो उम्मीद नहीं कर सकते जो मैंने करा दिया, और उसका मैंने एजेंडा जारी किया है। लेकिन लोगों को विश्वास मैंने दिला दिया है कि मैं भिन्न प्रकार का कार्यशैली का व्यक्ति हूँ, और उसमें मुझे सफलता मेरे चूँकि संगठन में भी रहा, सरकार भी है, सारे मंत्रीगण मेरी बात को मानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं, मानते हैं। तो इसलिए मुझे कोई काम करने में कोई कठिनाई नहीं आती है, और यही शायद कारण है कि सारे कार्यकर्ता और सारी जनता मेरा चुनाव लड़ रही है। और मुझे ये चुनाव अभी से ही मैं ये देखने लगा हूँ कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में जो अभी तक लंबे वर्षों तक जो कहीं सीवर की समस्या और कहीं पानी की समस्या मैं जूझ रहा हूँ पिछले 15 दिन से, कि पानी के उससे कभी गंदा पानी आ रहा, कहीं लीकेज हो रहा है। 25-25 साल, 30-30 साल पुरानी लाइनें पड़ी रहीं। हमें आवश्यकता थी इसको चेंज कराने की। हमारे आदरणीय तत्कालीन विधायक सतदेव पचौरी जी वर्तमान में सांसद हैं, बहुत काम किया उन्होंने। लेकिन सरकारों की मंशा होती, जो पहले दूसरी सरकार थी उसकी मंशा थी। मैं कोई कहने में बहुत पचौरी जी ने काम किया है, लेकिन पिछली जो सरकार थी वो इस बात को ध्यान में रखती थी कि जहाँ पर भाजपा के विधायक हैं वहाँ पर ज़्यादा काम ना हो, इनको उलझाए रखो। जैसे आज कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आ रही है, अंदर आ रहे हैं, कांग्रेस की सीटें आ रही हैं 5 से 7 टीवी चैनल और सारे सर्वे आप सब लोग दिखा रहे हो, 5 दिखा रहे हो, 7 दिखा रहे हो, 8 आ जाए, सरकार तो नहीं बन रही है। ये लोग कहते क्या हैं बाद में कि भाई मेरी सरकार नहीं है, वहाँ तो योगी जी बैठे हैं, वहाँ मोदी जी बैठे हैं, आप विधायक तो मैं आपका हूँ लेकिन कुछ कर नहीं सकता। अरे भाई, जब आप कुछ कर नहीं सकते तो क्यों जनता को भ्रमित कर रहे हैं? फिर बनने दीजिए विधायक भारतीय जनता पार्टी का, बनने दीजिए, योगी जी को मुख्यमंत्री बनने दीजिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री, काम कराएंगे, जिम्मेदार हम हैं। विधायक जी, आपने अभी कांग्रेस पार्टी का नाम लिया। मैं अभी आपके भाजपा के प्रवक्ता जी को सुन रहा था सुबह, उनका कहना है कि इस बार का जो चुनाव है वो भाजपा के एक्सप्रेसवे वर्सेस, जो उन्होंने गंगा एक्सप्रेस पे बहुत से एक्सप्रेसवे के नाम गिनाए, वर्सेस सपा के दंगाई एक्सप्रेस के बीच में होने वाला है। क्या आप सहमत हैं? देखिए, हमने जैसा मेरी कार्यशैली है कि मैं अभी तक ये देख ही नहीं पाया कि मेरा यहाँ पर चुनाव किससे है। मैं ये देख पाया हूँ अभी तक कि मैंने कितने काम किए, कितना जनता मुझसे संतुष्ट है, कितनी जनता की मुझसे अपेक्षा है, आगे मुझे और क्या करना है, मैं इसी में ही केवल लगा हुआ हूँ कि जनता अगर मुझको वोट दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, तो मेरा कर्तव्य ये है कि जनता मुझसे शिकायत करे, उससे पहले अगर मैंने उस शिकायत पे काम प्रारंभ कर दिया है तो मैं सफल सेवक हूं। और मैंने अगर काम पहले नहीं शुरू किया तो मुझे लगता है कि मैंने अपने दायित्व के प्रति निर्वहन नहीं किया। इसलिए मैं देख ही नहीं पा रहा हूं कि मैं किससे लड़ूंगा। वो लोग देख रहे हैं कि मुझसे कौन लड़ेगा, ये तो वही लोग बता सकते हैं कि मुझसे चुनाव कौन लड़ेगा। मुझे तो कोई नहीं दिखाई देता, कोई नहीं दिख रहा, कांग्रेस और ये नहीं दिख रहे हैं। विधायक जी, बयान बहुत तैर रहा है कि अखिलेश यादव ने बोला है कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, ये इनकी कार्य पद्धति रही है। हम कानपुर की बात करें तो उस समय कुकर बम आपने देखा हुआ, हम यहाँ आर नगर में कुकर बम फटा, आतंकवादी अंदर तक घुसाते थे, कानपुर तक घुसाते थे। मतलब हम लोग कानपुर में भी सुरक्षित नहीं थे। आज सीमाओं पर ही वो सिमटे हुए हैं और वहीं मारे जा रहे हैं। आज क्यों नहीं आ जा रहे हैं दिल्ली में अटैक करने के लिए, क्यों नहीं आ जा रहे हैं बम्बई में अटैक करने के लिए, क्यों नहीं आ जा रहे हैं गुजरात में, क्यों नहीं यूपी में आ जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, क्यों पकड़े जा रहे हैं? ये लोग कल तक संरक्षण देते थे। आखिर एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जनता इसको जानना चाहती है कि वो कौन लोग हैं कि जो आतंकवादियों को सीमा पार से अपने देश में आने के लिए रास्ता देते थे, फिर उनको प्रसय देते थे, घटना स्थल की रैकी कराते थे, उस घटना करने के बाद उनको सुरक्षा के साथ बाहर भेजते थे। वो कौन लोग हैं? वो इस देश में उनको क्या चिन्हित नहीं किया जाना चाहिए? क्या उनके ऊपर जनता को ये प्रश्न नहीं करना चाहिए? जनता करती है, उनको जवाब नहीं देना चाहिए? क्या उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए? फिर ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी क्यों टिकट देती है? उनको टिकट दे करके आप जो प्लान कराना चाह रहे हो उनको आप टिकट दे रहे हो। आप आतंकवादियों को हेलीकॉप्टर से ले करके करेना से और लखनऊ आते हो, तो आप आतंकवादियों को हेलीकॉप्टर से सफ़र कराते हो, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए शासन की संतुति देते हो, कैबिनेट की मोहर लगाते हो और आतंकवादियों के मुकदमे हटवाते हो, जिन आतंकवादियों ने तमाम लोगों को मार डाला। आतंकवादी किसी जाति, वर्ग, विशेष धर्म, भाषा भाषी का नहीं होता। आतंकवादी तो आतंकवादी होता है, उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए। उसको प्रशय आप दे रहे हो, उसको आप टिकट दे के विधायक बना रहे हो। आतंकवादी को आप अंदर, सदन के अंदर भेजना चाहते हो। ये कैसी पॉलिसी है? कैसी राजनीति करना चाहते हो? आपको मेरा
सुझाव है इन लोगों को कि इनको राजनीति अपने सत्कर्मों के आधार पर करनी चाहिए, अन्यथा जनता अब होशियार है। अब जनता इन सब चीज़ों में नहीं आती, वो अब आप उसको बरगला नहीं सकते हो। आप वो राजनीति करनी चाहिए अपनी सुचिता के आधार पर और सत्कर्मों के आधार पर कि आप बोलिए, बताइए कि आपने आवास दिया कि नहीं, आपने रोजगार दिया कि नहीं, आपने शिक्षा दी कि नहीं, आपने स्वास्थ्य दिया कि नहीं, आपने खातों में पैसा भेजा कि नहीं, आपने 5 लाख का बीमा दिया कि नहीं, आपने लोगों को कन्याओं का विवाह कराया कि नहीं, आपने लोगों को राशन दिया कि नहीं। ये सब आप अपनी उपलब्धि बताइए। आपने हमारे देश में चेचक आई थी, हैजा आई थी, हजारों लाखों लोग मर गए और हम गरीब देश समझ करके विश्व समुदाय हमको टीके देता था। और कितने लगते थे, क्या लगते थे, किसको लगते थे, ये विषय बहुत बड़ा है। लेकिन मोदी जी कैसे कर ले गए, आपने क्यों नहीं किया कि कोरोना जैसे भीषण संकट में एक तरफ कोरोना में लॉकडाउन लगा करके कोरोना से देश को बचाने का काम किया, तो दूसरी तरफ उसी कालखंड में टीके को ईजाद करके, कोई कहता था 3600 का टीका होगा, कोई 1800 का, कोई 500 का, 600 का निःशुल्क टीका लगा करके आज देखिए आप तीसरी लहर को। आज मैं नहीं कहता लहर चली गई है या वही है, लेकिन काफ़ी कुछ नियंत्रण आपको दिख रहा होगा। वो टीके का जो निःशुल्क टीकाकरण था, वही वैक्सीनेशन का काम आज मोदी जी की सोच के कारण, योगी जी की सोच के कारण देश के कितने लाखों लाख लोग, करोड़ों लोग अपनी जान को बचाने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। ये काम आप भी कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस ने आज भी नेशनल हेराल्ड के मुकदमे में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हों अगर भ्रष्टाचार पर, ये इनका डीएनए है। रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा के पति, हरियाणा में ज़मीनों पर भ्रष्टाचार को लेकर जमानत पर है। ये है कांग्रेस का डीएनए। हमारा डीएनए देखिए, मोदी जी पर कोई देश में आरोप लगा सकता है, उनकी सरकार पर कोई 1 पैसे का भ्रष्टाचार का। योगी जी पर कोई आरोप लगा सकता है, उनके सरकार पर कोई लगा सकता है 1 पैसे का। हम विधायक हैं, मेरे ऊपर कोई लगा सकता है क्या? हमारा डीएनए ये है और कांग्रेस का डीएनए ये है कि वो अपनी अकूत इकट्ठा की गई संपत्ति की रक्षा के लिए राजनीति करते हैं और हम समाज को, शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग को उत्थान के लिए और भारत माता की जय के लिए राजनीति करते हैं। सर अंतिम सवाल लास्ट है। भाजपा ने नारा दिया था 20 वर्सेस 80, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य आए, उन्होंने नारा दिया 15 वर्सेस 85। उस 85 में कहीं ना कहीं दलित भी आता है। तो विधानसभा में ऐसा कुछ क्या है दलितों का वोट लेने के लिए, या कि भाजपा को वोट करे? क्योंकि कहीं ना कहीं परंपरागत गिना जाता था पहले कि बसपा के साथ है, कांग्रेस के साथ लगा। आपके पास ऐसा क्या है कि दलित आपकी तरफ शिफ्ट होकर वोट करें? देखिए, हमारा बहुत बड़ा आधार है हमारी सरकार की प्रामाणिकता, हमारी सरकार की विपरीत परिस्थितियों में सेवाएं, हमारी सरकार के द्वारा पहली बार पैसा भेजना, राशन देना, निःशुल्क राशन देना, रसोई गैस देना। जब ये परसेप्शन क्रिएट होता है कि नहीं संविधान खतरे में है या दलितों का रिजर्वेशन खतरे में है, तब क्या श्योरिटी देते हैं? ये केवल भड़काने वाले हैं। अगर ये बात थी तो जब आप भाजपा में थे, सरकार में थे, आप तो पावरफुल थे। आप तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत पावरफुल थे, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। आप सदन संभालते थे। आप सदन में अगर हमारे सुरेश खन्ना जी लंच पर जाते थे तो वहाँ के संसदीय कार्य मंत्री होते थे, यानी सेकेंड टू सीएम, मुख्यमंत्री के बाद। तब आप क्या करते रहे? तब आपका कौन सा स्वार्थ था जो यहाँ रुके रहे? ये केवल भ्रमित करने वाले लोग हैं जो व्यक्तिगत आधार पर राजनीति करते हैं। कभी बहुजन समाज पार्टी में थे तो अब इसमें आए, अब इसके बाद सपा में गए। सपा इनको संभाल नहीं पाएगी। हमारे यहाँ तो चूँकि विचारधारा की हमारे यहाँ सरकार चलती है, हम एक पॉलिसी पर काम करते हैं। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बनाई हुई नीतियों के आधार पर हम आगे शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के लिए काम करते हैं। हमें लोगों के अंदर हमारा विश्वास है। उन्होंने पाया है 5 वर्ष के पहले आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। लोग पूछते थे कि अगर हम वोट देंगे यार हमें क्या मिलेगा? एक प्रश्न जन सामान्य के मन में रहता था, किसी की सरकार बन जाए। वो कहते थे यार तुम्हारी बन जाए, उनकी बन जाए, उनकी बन जाए, हमें क्या मिलेगा? आज कोई नहीं कह सकता। किसी का वैक्सीनेशन हुआ होगा, किसी को सरकारी योजनाएं मिली होंगी, किसी को आवास मिला होगा, तमाम चीज़ें मिली होंगी। उस व्यक्ति का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की इस नीति के आधार पर योगी जी पर है, मोदी जी पर है, हम सब लोगों पर है, जिसके आधार पर वो वोट करेंगे। वो बरगलाने वाले अब नहीं हैं। आप देखिए कि अगर हमने योजनाएँ दी, हमने हिंदू मुस्लिम देखा क्या? मुस्लिम ने भी पाया, प्रत्येक वर्ग ने पाया। जो ज़रूरतमंद है, जो इसकी पात्रता है, उस पात्रता के आधार पर सरकार का पूरा लाभ मिला। और ये तब संभव हुआ जब 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाली कांग्रेस की सरकार, जिन घोटालों को अब मोदी जी ने रोका, तो सरकार के पास इतना अथाह पैसा हुआ कि वो पैसा गरीबों में बटा। अन्यथा ये तो वो पैसा स्वयं ही अपने परिवार की भलाई के लिए और खुद की भलाई के लिए कमाते थे, तभी तो दीवालों से पैसा निकल रहा है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें भाजपा की? उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के आधार पर हमारा 300 से भी ऊपर सीटें जाएंगी। और आप ये देख लीजिएगा, अंतोगत्वा
लोग योगी जी को पसंद करते हैं, मोदी जी को पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। हम उस देश में हैं, मुझे भी बिल्कुल आशीर्वाद देते हैं। बहुत निस्संदेह मैं आभारी हूँ जनता जनार्दन का और श्री चरणों में नमन करता हूँ। हम अपने देश में राम मंदिर के लिए संघर्ष करें और राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और उनके बयान आए कि ये तो हम मंदिर की जगह फला चीज़ बना देते, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि आप पाकिस्तान में किसी मस्जिद को रोक के देखिए, गोलियों से आपको कानून हाथ पे लेकर सड़कों पे भून देंगे। और हम 400 वर्षों तक संघर्ष करते रहे। क्या इंतज़ार किया जा रहा था कि कब इस देश में कोई मोदी आएगा, कब इस प्रदेश में कोई योगी आएगा और भव्य राम मंदिर का निर्माण करेगा, जो आज हमारे जीवन कालखंड में हो रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। प्रधानमंत्री कभी भी, आप पूरे देश का इतिहास उठा करके देख लीजिए, मंदिर में माथा टेकने में शर्म लगती थी इनको। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देखिए, बद्रीनाथ के, केदारनाथ के मंदिर में क्या भव्य कर दिया उन्होंने। काशी के मंदिर को देखिए आप, क्या कॉरिडोर बना करके उन्होंने भव्य दिया। गंगा में डुबकी लगाने की आस्था देखिए आप, उनकी डुबकी के सीन को आप दोबारा देखिए, आपको लगेगा कि जो हमारी संस्कृति के आधार पर जिस प्रकार से हमको डुबकी लगा करके अपनी आस्था का प्रकटीकरण के साथ साथ अन्य को प्रेरित करना, वो सारा काम उन्होंने अपने संस्कारों के आधार पर किया। जो लोगों ने इसको देखा समझा, ऐसा किसी प्रधानमंत्री में दम नहीं रही कि वो रुद्राज की माला पहन ले और माला पहन के डुबकी लगा ले। रुद्राज की माला पहनना उनके लिए लगता था कि हमने अगर ये पहनी तो हमारी तुष्टीकरण की राजनीति फेल हो जाएगी, अब हम लोगों के वोट को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये वोट के लिए काम करते थे और हम उत्थान के लिए काम करते हैं। ये थे हमारे साथ गोविंद नगर विधानसभा से माननीय विधायक सुरेंद्र मैथानी जी। इन्होंने खुल के बताया कि लिमिटेड दौर में, जिन्होंने बताया कि सिर्फ 10 महीने मिले काम करने के लिए, उस 10 महीनों में इन्होंने क्या क्या कार्य किए। और कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने बताया कि हम घोषणा तो नहीं जारी कर रहे, घोषणा पत्र नहीं जारी कर रहे, लेकिन इनके मन में है कि गोविंद नगर विधानसभा में हम किस तरीके से और रह रहे हैं लोग, लेकिन उससे भी ज़्यादा का आपका अनुमान है कि नहीं आने वाले, फिर से एक बार योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आने वाली। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कबीर चैनल न्यूज़ का पुनः धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप इस प्रकार के सारे विषय को उठा करके जनता के बीच में लाते हैं। मैं बहुत शुभकामना पूरे परिवार को देता हूँ। थैंक यू सो मच। समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को आरोग्य मेडिकल सेंटर व आलोक राठौर की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।